इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां भारत सिर्फ दवाइयों का खरीदार होता, जहां हमारे देश के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स दूसरे देशों की कंपनियों में काम कर रहे होते और जहां सस्ता और असरदार इलाज सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता। अब ये काल्पनिक दुनिया सच्चाई में बदल जाती अगर कांग्रेस की फॉरेन फार्मा फेवरिंग पॉलिसीज चलती रहती। लेकिन आज मोदी सरकार के विजन की वजह से भारत सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनकर उभरा है। अब ये बदलाव कैसे आया और कैसे कांग्रेस ने इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को पिछले दिनों में कमजोर कर दिया और आखिर कैसे मोदी गवर्नमेंट ने इसे रिवाइव किया। कांग्रेस की हर पॉलिसी मेकिंग फॉरेन फार्मा गाइड्स के फेवर में थी। ये सिर्फ एलिगेशन नहीं है बल्कि फैक्ट्स के साथ समझते हैं। यूपीए गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली इंडियन फार्मा को कमजोर करने के लिए ग्लोबल फार्मा गाइड जैसे पिफजर, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और सनोफी को फेवर किया। ये कैसे हुआ? अब गवर्नमेंट टेंडर्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज इस तरीके से तैयार की जाती थी कि भारत की कंपनियां उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाती थी। एक डील में जीएसके को ओवर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए जबकि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स सस्ते और बेहतर ऑप्शंस तैयार करने के लिए रेडी थे। अब इसी के साथ साथ डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस का हवाला देकर इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को अनफेयरली साइडलाइन कर दिया गया। सरकार के अलावा भारतीय फार्मेसी इंडस्ट्री को गिराने के लिए पिफजर और फॉरेन फार्मा की भी डर्टी ट्रिक्स को देखते हैं। पिफजर सिर्फ एक फार्मा कंपनी नहीं है, एक ग्लोबल मोनोपोली बनाने वाली कार्टेल है जो अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए हर लेवल पे शेडी टैक्टिक्स को यूज करती है। कुछ शॉकिंग डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊं तो नाइजीरिया का 1996 का ट्रोवन स्कैंडल, जहां पिफजर ने 100 बच्चों पे बिना अप्रूवल के इलीगल ड्रग ट्रायल्स किए जिसमें कई बच्चों की जान चली गई। और अगर हम भारत की बात करें तो 1978 का एंटी ट्रस्ट केस, पिफजर और दूसरी फॉरेन कंपनीज पे ड्रग प्राइसेस फिक्स करने और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मार्केट से हटाने के इल्जाम लगाए गए। वहीं कोविड-19 के दौरान पिफजर ने इंडिया को वैक्सीन सप्लाई के लिए लायबिलिटी वेवर का प्रेशर डाला जिसमें बोला गया कि अगर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स आए तो इंडियन गवर्नमेंट ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। वहीं यूपीए गवर्नमेंट ने फॉरेन फार्मा की इन हरकतों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया और इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को पीछे रखने का काम किया। और जब इंडिया ने अपनी भारत बायोटेक कंपनी के थ्रू कोवैक्सीन बनाई तो कई कांग्रेस लीडर्स जैसे राहुल गांधी, जयराम रमेश और पी चिदम्बरम ने पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए जो डायरेक्टली वैक्सीन हेसिटेंसी क्रिएट करने वाले थे। मोदी वैक्सीन और बीजेपी का एक्सपेरिमेंट जैसे शब्द इस्तेमाल करके लोगों में शक पैदा किया गया। डब्ल्यूएचओ अप्रूवल के बाद भी कोवैक्सीन पे सवाल उठाए गए जबकि पिफजर और मॉडर्ना वैक्सीन को बिना किसी रिसर्च के प्रमोट किया गया। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने यह बोला कि वो बीजेपी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जो एक साइंटिफिक कैंपेन को पॉलिटिकल इशू बनाने की साजिश थी। अब इसका असर यह हुआ कि भारत में बनी वैक्सीन को लेकर ही भारत के लोगों में शक पैदा हुआ जिसका सीधा असर फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को मिला। ये एक सिस्टमैटिक अटैक था ताकि इंडियन फार्मा सेक्टर को कमजोर किया जा सके। अब जब कांग्रेस का फार्मा इंडस्ट्री पे अटैक समझ आया तो देखें कैसे मोदी गवर्नमेंट ने सिचुएशन को रिवर्स किया और इंडिया को सेल्फ रिलायंट फार्मा लीडर बनाया। 2014 में बीजेपी की सरकार में आते ही फार्मा और बायोटेक सेक्टर के लिए स्ट्रांग पॉलिसीज बनाई गई जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम। 175 हाई वैल्यू ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क एस्टेब्लिश किए गए। रिसर्च एंड इनोवेशन प्रमोशन स्कीम, जहां पर 5,000 करोड़ का एलोकेशन रिसर्च और बायोटेक R&D के लिए दिया गया। मोदी सरकार ने इंडिया की फार्मेसी पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल सॉफ्ट पावर बढ़ाने का काम किया। कोविड महामारी के दौरान बांग्लादेश को 30 लाख, म्यांमार और नेपाल को 10-10 लाख कोवैक्सीन के डोजेस डोनेट किए गए। वहीं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए भी 2 लाख वैक्सीन के डोजेस फ्री दिए गए। यहां तक कि सऊदी अरबिया और मोरक्को जैसे डेवलप्ड नेशंस को भी वैक्सीन सप्लाई करके एक इकोनॉमिक मॉडल डेवलप किया गया। मोदी जी का ये मूव सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन नहीं, एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी था जो इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग को और मजबूत करता है। अब दुनिया में अगर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया का 20% जेनरिक मेडिसिन का सप्लायर है और मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी से ये आंकड़े और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब भारत आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दुनिया में कई ऐसे देश हैं और यहां तक कि भारत के कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भारत की तरक्की को नहीं देख सकते। मोदी गवर्नमेंट के एफर्ट से इंडिया जब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने की कगार पर है तो कई फॉरेन फार्मा लॉबी और उनकी मीडिया अलायंस ने इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। डब्ल्यूएचओ ने बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के एक इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर को ब्लेम किया कि उसकी कफ सिरप की वजह से गाम्बियन बच्चों की मौत हो गई। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि सारे इल्जाम बेबुनियाद थे। यह एक जानबूझकर किया गया षड्यंत्र था ताकि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पे अटैक किया जा सके और उनकी रेपुटेशन को वर्ल्ड मार्केट में कम किया जा सके। डब्ल्यूएचओ ही नहीं बल्कि बीबीसी ने फेक न्यूज स्प्रेड की कि इंडिया की वैक्सीन और मेडिसिन अनसेफ हैं।
WHO और वेस्टर्न फार्मा लॉबी की तरह BBC ने डेलिबरेटली इंडिया को डिफेम करने वाले बायस्ड रिपोर्ट्स पब्लिश किए। बाद में पता चला कि BBC को US एड से फंडिंग मिली थी। कई साल तक जहां कांग्रेस फॉरेन फार्मा कंपनीज के लिए प्यादे की तरह काम करती रही, वहीं मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया को फार्मा इंडिपेंडेंस दी। आज की तारीख में फार्मेसी की दुनिया में भारत सिर्फ सेल्फ रिलायंट नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल मेडिकल लीडर बनने की कगार पर है। और बदकिस्मती से अगर आज भी कांग्रेस सरकार में होती तो हम पिफजर और GSK के हाथों में इकोनॉमिक स्लेवरी झेल रहे होते। लेकिन मोदी जी के विजन ने इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाने का काम किया। फार्मेसी की दुनिया में आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिखी जा चुकी है और ये कहानी अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुनने के लिए तैयार है। जय हिंद।